जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गैराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स है डिस्कस करने के लिए। हाल ही में रामरेखा धाम मेला और अनुष्ठान को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया था। कौन इसको दर्जा देता है, क्या क्या बेनिफिट होगा आगे आने वाले सिमडेगा के लोगों के लिए, ये सब डिस्कस करूंगा। एक मेले का 200 साल पूरा हुआ है और एक सरना धर्म कोड से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि मेंस का एक टॉपिक कवर कराएगा। तो बहुत सारा चीज़ है आज डिस्कस करने के लिए। झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ इस लेक्चर में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपका कवर कराया जाएगा। लेक्चर जेपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और जेसीसी के वेरियस एग्जाम्स के लिए भी लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। करंट के साथ साथ स्टैटिक भी इसमें पोर्शन आपका कवर कराया जाएगा। लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं एफिडेविट करके दे सकता हूँ, अगर इस लेक्चर में एंड तक आप लोग बने रहिएगा तो बहुत सारा चीज़ आज आप सीख कर जाने वाले हैं। आत्मा आपका एंड तक जाते जाते एकदम तृप्त हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गियर अप। और आज एट द 11th आवर वाला कॉलम को भी ऐड कर दिया गया है। धीरे धीरे सब चीज़ जो है से ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जरा इसको रीड कर लेते हैं पढ़ने से पहले। कुछ करोगे तो कुछ बेहतर होगा, आज नहीं तो कल होगा। मालिक बनोगे या नौकर, ये आपके कर्मों का फल होगा। देखिए, कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाती है यूं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो पहले कुछ करना सीखिए। ठीक है, कुछ कीजिए, ऐसे बैठे मत रहिए। कुछ कीजिएगा तो कुछ परिणाम आपको मिलेगा है। कुछ करने का मन कहने का मतलब है कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहिएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे भैया? आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है से आज क्या कर रहे हैं, आज जो करते हैं वही आपको कल मिलेगा। ठीक है, अच्छा कर्म करेंगे तो मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर नौकर बनना निश्चित है। दो ही चीज़ बनेंगे आप, या तो मालिक रहेंगे नहीं तो नौकर रहेंगे। तो आपको किसी को अपने अंडर रखना है या किसी के अंडर काम करना है, वो आज आपका जो वर्क है डे बाय डे जो दिनचर्या कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा। दिन पर बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स और शॉर्ट्स, तो समझ लीजिएगा इस वाले कैटेगरी में आप लोग जाने वाले हैं, निश्चित है। ठीक है, निश्चित है इस कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ध्यान रखिएगा इसी बात का। तो चलिए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट डेज में क्या क्या है। सबसे पहले देखिएगा, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। इस रिलेटेड अवेयरनेस को जो है से के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। टी इसमें साइलेंट होता है ना सुनामी में, मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं बता दूँ कि जो सुनामी वर्ड है एक जापानीज वर्ड है ना। क्या है? जापानीज वर्ड, जिसमें सू TSU जो है, सू का मतलब होता है हार्बर, मतलब टू प्लस सू, ऐसे पढ़ेंगे TSU, सू प्लस नामे। पिन को क्या हो गया? सू मतलब होता है हार्बर। क्या होता है? सू मतलब होता है हार्बर, और नामी का मतलब वेव होता है, यानी हार्बर वेव, यानी कि जो समुद्र के निकट जो वेव आता है उसी के नाम से इसका नाम लिया गया है। तो सुनामी यही होता है, समुद्र में जो लहर उठता है उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जापानीज भाषा से लिया गया वर्ड है सू प्लस नामी। सू का मतलब हार्बर होता है, बंदरगाह, और वेव मतलब लहर होता है। ठीक है, तो बंदरगाह पर जो लहर आता है उसी को सुनामी नाम दिया जाता है। थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया रखिएगा कि ये कहाँ से निकल कर आया है। यूनाइटेड नेशंस जो है से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था 2015 से। तो याद रखिएगा, पहली बार सुनामी अवेयरनेस डे को मनाया गया था 2015 में। याद रखिएगा 2025 का जो थीम है वह है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी अवेयरनेस। ओके, तो थीम याद रखिएगा, बी सुनामी रेडी, सुनामी के लिए आपको रेडी रहना है और सुनामी अवेयरनेस के लिए जो है से आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। कोई चीज़ को लेकर अवेयरनेस ही रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहले अगर कोई आपदा आता था ना तो बहुत लोगों का जो है से जान चला जाता था, लेकिन अब जो है से सिस्टम हमारा काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो लोगों को अर्ली वार्निंग दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, तो लोग जो है से चले जाते हैं मतलब सुरक्षित जगह पे, तो लोगों को जान माल की कम हानि होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो है से याद करता है एक जापानीज स्टोरी 1854 में। इनामुरा नोही, ये जापानीज नाम है। वेन अ फार्मर नेम्ड हामागुची गोरियो सेव्ड विलेजर्स बाय बर्निंग राइस शीप्स टू वार्म देम एंड ऑफ एन इनकमिंग सुनामी आफ्टर एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बाद सुनामी आया था, उसमें जो है लोगों को कुछ बचाया गया था। तो वहाँ से हिस्ट्री इसका निकल कर आया, थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो सुनामी अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
कि जो है एजुकेट करे पब्लिक को सुनामी रिस्क के बारे में कि क्या क्या उससे रिस्क हो सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंस को हाईलाइट करें कि अर्ली वार्निंग देना है कैसे। उसके बाद कम्युनिटी जो प्रिपेयरनेस है कि अगर सुनामी आ रहा है तो कैसे आपको तैयारी करना है, और इवेक्यूएशन ड्रेस करना है, यानी कि कैसे आपको जो कोई प्लेस है उसको जल्दी से जल्दी से खाली करना है, ठीक है। सुनामी अगर आएगा तो एक प्लेस को आपको, जहाँ पे सुनामी आने वाला है, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, उस प्लेस को इवेक्यूएट करके खाली करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचना है। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस के लिए। और इसमें इंटरनेशनल आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा कि लोग जो है अगर कोई मान लेते हैं कि जापान में सुनामी आ गया तो वहाँ पे तो जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो हम लोग जैसे सपोर्ट प्रोवाइड उसको जरूर कराएंगे, और इंडिया हमेशा से करता रहा है, अलग अलग कंट्रीज को न्यूज में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो सुनामी जो है किसी का सगा नहीं है, अलग अलग कंट्री को अलग अलग टाइम में अफेक्ट करते रहता है, ठीक है। तो उसको हमको सपोर्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू में ही बताया था कि सुनामी हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसका जो है बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, डिजास्टर को, तो उसी को जो है लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए मेन रूप से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद देखिएगा, ये है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 नवंबर को बहुत सारा मतलब अभी और चीज़ आगे डिस्कस करूंगा, जैसे आज गुरु नानक देव जी का जयंती भी है, सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका। उसके बाद आज विराट कोहली का भी जन्मदिन है। तो कुछ न्यूज में आएगा तो अगले दिन इसको डिस्कस में कर दूंगा। फॉर द टाइमिंग आपके ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट है कि सुनामी अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और आजकल के एग्जाम के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं पूछा जाता है। जैसे 5 जून को पहले पूछा जाता था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता हो गया है, और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अब जो है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा टफ चीज डालने का कोशिश करता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोग देखते चलिएगा। और कुछ और देख लीजिएगा, 3 नवंबर को भी एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आजर रिजर्व आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी को लेकर जैसे डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 नवंबर को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो न्यूज है डिटेल में PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगा कि ये न्यूज़पेपर है, तो उसी के द्वारा जो है इसको कवर किया गया था, डिटेल में कवर किया गया था। तो इसको मैं भी डिटेल में कवर करूंगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में भी, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा कि भारत के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड में ही बात कर दूंगा। फॉर द टाइमिंग इंडिया का पर्सपेक्टिव देख लीजिए कि द कंट्री हैज 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में पूछेगा कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला कौन था जरा बताइएगा, आगे डिस्कस में कर दूंगा। और 91,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें 13 जो है से रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को। तो पूछ सकता है आपसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, पहले तो पूछ देगा कि कितना है भारत में, तो 18। यूनेस्को के द्वारा कितना को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 13 को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 5 को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। एक हाथ बाहर है इसमें, ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ तो याद होना चाहिए भाई। और ये जो प्रोग्राम होता है वो ऑपरेट करता है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ अ 60-40 फंडिंग पैटर्न। सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोग दो पढ़े होंगे। सेंट्रल सेक्टर होता है मतलब कि 100% जो कोई चीज़ में अगर पैसा लगाना है तो सेंटर लगाएगा। स्पॉन्सर्ड करने का मतलब है कि मिलकर काम करेंगे सेंटर और स्टेट। तो 60-40 फंडिंग करता है, और 90 और 10 का पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को अगर मान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है तो उसमें बहुत सारा काम करना होता है, तो उसमें पैसा भी खर्च होंगे। तो पैसा जो है से 60:40 जाता है अदर स्टेट्स में, ठीक है, सेंटर और स्टेट का रेस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे अलग पैटर्न है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या फिर जो हिमालय स्टेट है। हिमालय को टच करने वाले कितने राज्य हैं जरा बताइएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और जो हिमालय स्टेट है उसमें 90:10 का रेशियो होता है कि 90% पैसा जो है से सेंटर देती है और 10% पैसा स्टेट को वहन करना पड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया का रैंक देखिएगा तो 9th है ग्लोबली, ठीक है, इन फॉरेस्ट एरिया एंड 3rd इन द एनुअल फॉरेस्ट गेन। तो यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो है रिपोर्ट है 2025 का। तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट डेटा है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 9th रैंक है फॉरेस्ट एरिया में और 3rd इन एनुअल फॉरेस्ट गेन, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ है और सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ है, जरा ये बताइएगा। भारत में सबसे अधिक तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और अभी कोल्ड डेजर्ट को ऐड किया गया था 2025 में, ध्यान रखिएगा, ये भी ठीक ना, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, ये भी अभी न्यूज में रहा था हाल ही में। सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2025 में कोल्ड डेजर्ट को।
और अभी बोला जा रहा था, ये सब न्यूज में आया था कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बजट है उसको जैसे डबल कर दिया गया था, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, 2024-25 में 5 करोड़ था, लेकिन 2025-26 के बजट में 10 करोड़ कर दिया गया था। तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए और ज़्यादा जो है पैसा इस पर खर्च करें। अब देखिए, बायोस्फीयर जो रिजर्व है उससे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी को लिंक करता है प्रोटेक्शन विद द कम्युनिटी वेलफेयर एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोटेक्शन, जैसे बायोडाइवर्सिटी कोई अगर हॉटस्पॉट है तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना होंगे, तो उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो है लाइफ हो सस्टेनेबल हो। ठीक है, किसी कोई परेशानी न झेलना पड़े, इस तरह से हम लोग देखते हैं। नेशनल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो जिस समय केशवानंद भारती केस आया था उसी समय का है 1973 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये लाया गया था 1992 में, और बताया था आपको कि झारखंड का जो दलमा है वो जो है से भारत का पहला गज अभयारण्य है, और यहीं पे प्रोजेक्ट एलिफेंट पहली बार शुरू किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन है, ये सब जो है जो लोग बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एफर्ट डाल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सब इनिशिएटिव्स देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, जो फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कोर एरिया होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ को आप लोग अलाउ नहीं किया जाता है। बफर जोन में कुछ कुछ होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो ट्रांजिशन एरिया होता है वहाँ पे कोई ऐसा मतलब कोई चीज़ एक्टिविटी है जो कि सोशियो कल्चरली एंड इकोनॉमिकली जो है सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ है उसको अलाउ किया जाता है, लोगों को थोड़ा बहुत इसमें परमिट किया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 759 साइट्स है जो कि यूनेस्को के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया गया है अक्रॉस 136 कंट्रीज। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो वर्ल्ड वाइड ये सब पीआईबी द्वारा कवर किया गया था। 7.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इतना में आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के एरिया के बराबर है। और यहाँ पे 300 मिलियंस रहते हैं। ठीक है, लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं। कौन रहेंगे, तो ये सब जो है आदिवासी पीपल लोग यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में देख लीजिएगा, यहाँ पे तो बोल दिया गया कि वर्ल्ड वाइड जो है इतना साइट्स है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है 136 कंट्रीज़ में यूनेस्को के द्वारा। लेकिन इंडिया में कितना है, तो इंडिया में जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें 13 को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया गया है। अब 18 कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोल्ड डिजर्ट है जो कि अभी डिस्कस किया था, उसके बाद नंदा देवी है, उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा देखने को मिलेगा। देखिए, कंचनजंगा जो है ना एक मिक्स साइट है। क्या है, कंचनजंगा जैसे मिक्स साइट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके बाद दिहांग देबांग है, मानस डेब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है, इसको डिजिग्नेट किया गया है। सुंदरबन है, सिमलीपाल है, सब आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अचनाकौन और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। सेसेलम है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ग्रेट निकोबार है, एगास्टी अमलाई है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ है, पंचमढ़ी है, पन्ना है। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे 18 है, और फर्स्ट था यहाँ पे नीलगिरी नेशनल पार्क। ठीक है, जो नेशनल पार्क नहीं, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वह जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सब चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ, पीआईबी के द्वारा जो है डिटेल में कवर कराया गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं आर्ट एंड कल्चर जेपीएससी प्रीलिम्स में आपको यह हेल्प करेगा टॉपिक। रामरेखा धाम को जो है अभी जो है बोला जा रहा था इसको राजकीय महोत्सव का जो है दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो दर्जा दिया जाता है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राम रेखा जो धाम है और मेला वहाँ पे लगता है, और जो भी यहाँ पे जो रिलीजियस रिचुअल होता है यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसको जो है अब
स्टेट फेस्टिवल यानी कि राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है 2025 में। ठीक है, ये सिमडेगा में राम रेखा धाम है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा जो है माना जाता है कि भगवान जो राम है और गॉडेस सीता और लक्ष्मण 2 बार यहाँ पे 14 साल का जो उनको वनवास मिला था, तो उसको ड्यूरेशन में 2 बार जो है इस प्लेस पर पधारे थे, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट यह प्लेस बन जाता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी आपको साइन देखने को मिलेगा, किसका किसका, अग्निकुंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीता चूल्हा है, चरण पादुका है, गुप्त गंगा है जो कि उन लोगों से रिलेटेड है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि आज है 5 नवंबर को। ठीक है, राम रेखा धाम सिमडेगा में। तो क्वेश्चन जैसे झारखंड जीके में पूछा जाता है कि सिमडेगा सिमडेगा में जो राम रेखा धाम है वहाँ पे मेला किस दिन लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है यहाँ पे मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट जेएसएससी में बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिक्लेयर किया जाता है राम रेखा धाम इज नाउ स्टेट फेस्टिवल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस तरह से डिक्लेरेशन राम रेखा धाम को हो रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ से ना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, पर्यटन में पर्यटन जो है क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, लोग जो है यहाँ पे घूमने आएंगे, ठहरेंगे, रहेंगे, खरीदारी करेंगे, तो पर्यटन का विकास होगा, तो लोगों का जो है जीविकोपार्जन में वृद्धि होगी और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिलेगी। तो जो हिंदू धर्म के लोग होंगे उनके लिए गर्व की बात होगी। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा होगा, आसपास दुकान देखने को मिलेगा, होटल देखने को मिलेगा, तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो ये बोली कि रिलीजियस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है राम रेखा धाम, याद रखिएगा। अब देखिए साथ में ये न्यूज जैसे डिटेल में आगे आने वाला है, तो इसकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिएगा जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में जो राजकीय बिरसा महोत्सव है उसको पर्यटन महोत्सव का दर्जा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी यह अधिसूचना जारी किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। झारखंड का जो बिरसा महोत्सव है जो कि उलियाहातू खूंटी में देखने को मिलता है, उसको भी जो है टूरिज्म फेस्टिवल घोषित किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये अभी पता होगा बिरसा मुंडा जी का जो जन्म दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को, तो फिर से न्यूज में आएगा। और झारखंड का स्थापना दिवस का 25 वर्ष भी पूरा होने वाला है, सिल्वर जुबली। तो ये सब न्यूज डिटेल में आएगा, आगे डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग इतना तो याद रख लीजिएगा कि इसको पर्यटन महोत्सव का दर्जा दिया जा चुका है, किसके द्वारा, झारखंड सरकार का पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा विभाग के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये रहा साथ में रिलेटेड न्यूज। एक और रिलेटेड न्यूज है बरौंदी मेला। बरौंदी मेला के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो है मेला बुढ़मू में देखने को मिलता है। बुढ़मू एक प्रखंड है रांची में। ठीक है, रांची में प्रखंड है, बुंडू नहीं बोल रहा हूँ, बुढ़मू बोल रहा हूँ, बुढ़मू। ठीक है, तो वहीं पे बरौंदी मेला देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है कि इस मेला का जो है 200 साल जो है पूरा हो गया है। तो किसी का 100 साल, 200 साल, 50 साल, 25 साल, 75 साल अगर पूरा होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो बरौंदी मेले के बारे में याद रखिएगा, 200 साल ये कंप्लीट किया है। पहली बार जो है 1825 में इस मेले का ऑर्गेनाइज किया गया था। और अभी हाल ही में एक और मेला था, यहाँ पुराना न्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, ये मांडर में, ठीक है, मुड़मा जतरा मेला देखने को मिला। मुड़मा जतरा मेला देखने को मिला, तो इसको बोला जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जो है आदिवासी मेला देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं। तो मुड़मा जतरा मेला को भी याद रखिएगा, मांडर में लगता है, कहाँ पे, रांची में। ये भी साथ में याद रख लीजिएगा। तो बरौंदी मेला हो गया, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो है न्यूज में आए थे। कौन कौन, गुमला आया था, नहीं गुमला नहीं आया था, रांची आया, खूंटी आया और सिमडेगा आया। तो सिमडेगा राम रेखा धाम के लिए था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसको 30 अप्रैल 2001 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। 30 अप्रैल 2001 को गुमला से इसको अलग किया गया था। खूंटी न्यूज में था जो कि उलिहातू को लेकर, तो इसको रांची से अलग किया गया था। कब, 2007 को। 23वां जिला है, इसके बारे में याद रखिएगा। रांची तो बहुत पुराना जिला, 1899 का है। तो सब चीज़ कुछ देख लीजिएगा। सिमडेगा में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, इसमें ना सबसे कम जो है आपको फॉरेस्ट देखने मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 5% फॉरेस्ट है, जो कि झारखंड में सबसे कम है। तो सबसे कम जो है फॉरेस्ट परसेंट वाला जिला पूछेगा तो सिमडेगा आप लोग लगाइएगा। ओके, तो सारा चीज़ कवर करा दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सरना धाम से रिलेटेड। तो अभी बोकारो में लुगू पहाड़ पर सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हुआ था। 3 दिन का है, 3, 4 और 5। ठीक है, और इसका जो है बोले कि
कि मुख्य पूजा जो होगा वह कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 5 नवंबर को समाप्त होगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा। 2025 में बोकारो एक प्लेस है ललपनिया बोकारो, तो वहीं पे जो है से ये सम्मेलन शुरू हुआ है बोकारो में, ठीक है, लुगु पहाड़ पर। अभी डिस्कस करूंगा आगे बहुत सारा चीज़, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। फर्दर टाइम में कुछ कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रख लीजिएगा जो कि आपको मतलब वन डे टाइप एग्जाम यानी कि जैसे के एग्जाम में हेल्प करेगा। ये पूछा जाता है कि लुगु बुरु घंटाबारी कहाँ पे है, तो पहला पॉइंट बोकारो में है। ये जो किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है लुगु बुरु, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है। इनको बोला जाता है कि इनके पास जो है से एक दैवी शक्ति था और ये जो है से सिर्फ स्पर्श मात्र से असाध्य रोगों का इलाज कर दिया करते थे, ठीक है। कौन? लुगु बुरु। ये भाई कौन है? तो इनको संथालों के संस्थापक पिता कहा जाता है, ठीक है। तो संथालों के संस्थापक पिता का संबंध कहाँ से है? तो बोकारो से है। ध्यान दीजिएगा, पर्सन कौन से हैं? लुगु बुरु है। और बाद में बोला जाता है कि यही लोग जो लुगु बुरु हैं वो अपने आप को पहाड़ के रूप में परिवर्तित कर लिए थे, इसीलिए जो है से ये धार्मिक आस्था का केंद्र रहता है हमेशा से लुगु बुरु पहाड़, ठीक है, ललपनिया बोकारो। और कुछ दिन पहले डीवीसी को प्रोजेक्ट इस पर लगाया जा रहा था इस पहाड़ पर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि लोगों का धर्म जुड़ा हुआ है कि ये एक पर्सन थे जो कि अपने आप को पहाड़ के रूप में परिवर्तित कर लिए थे। तो किसी के बॉडी पर जो है से शरीर पर आप इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं, उस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। तो लोगों का जो है से रिलीजियस बोलिए कि सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था। वो डीवीसी का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सरना धर्म के बारे में। तो सरना धर्म इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका जेपीएससी मेंस पेपर 3 में, जो कि टॉपिक है सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइब। तो सरना धर्म क्या है थोड़ा सा समझिएगा। तो सरना धर्म को जो है द रिलीजियस ऑफ द होली वुड्स क्या बोला जाता है, सॉरी, द रिलीजन ऑफ द होली वुड्स। वुड्स आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे। किसी वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल होता है। वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको आप लोग एस लगा के पुलर नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट में एस लगा होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह लकड़ी के बारे में नहीं, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो वुड्स का मतलब जंगल होता है। तो जो बोलिए कि होली यानी कि जो पवित्र जंगल है उसका रिलीजन बोला जाता है सरना धर्म को। तो इसके बारे में याद रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रखिएगा। जो कि मेनली फोकस करता है वर्शिप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। तो इसके धर्म के जो मानने वाले हैं, सरना धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स को पूजा करते हैं। जैसे सन गॉड है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंह बोंगा का आप लोग नाम सुने होंगे झारखंड जीके में जब पढ़े होंगे अलग अलग जनजाति के बारे में। तो इनके प्रमुख देवता आपको अलग अलग मतलब बहुत सारे जनजाति में सिंह बोंगा देखने को मिलेंगे जो कि सूर्य के प्रतीक हैं। ट्रीज का पूजा किया जाता है, माउंटेन्स है, पर्वत है, जो कि भी बताया आपके लुगु बुरु पहाड़। रिवर्स हैं, अलग अलग जनजाति अलग अलग रिवर्स को पवित्र मानती हैं, अपना जो पूजा पाठ का अनुष्ठान करती है। तो ये सब जो से यही देखने को मिलेगा। बेसिकली जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो है नेचर की पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। झारखंड के ट्राइब्स को द्वारा मिलकर उसे फॉलो किया जाता है। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा में जो आदिवासी पीपल हैं वैसे इसको फॉलो करते हैं। और इनका बहुत जो है गहरा जो है संबंध है जल, जंगल और जमीन से, ठीक है। झारखंड में बहुत सारा जो आपको पता होगा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा। मूर्ति पूजा पर उतना ये लोग ध्यान देते नहीं है जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये जो है नेचर की पूजा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। फेस्टिवल देख लीजिएगा, सरहुल जिसमें साल वृक्ष की पूजा होती है, जो कि अभी एक क्या है, एक ट्री है। कर्मा भी एक ट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद रोहिणी है, इसको बीज बोने का पर्व बोला जाता है। ये सब सोहराई है यानी कि पशु को लेकर यह फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, सोहराई और वंदना। तो ये सब जो है क्लोजली एसोसिएटेड है, इनका काफ़ी गहरा संबंध है इस धर्म से और इस कल्चर से, ठीक है। तो जैसे ऊपर में बताया कि ये सब सन का, रिवर्स का, ट्रीज का, माउंटेन्स का पूजा किया जाता है। तो ये पॉइंट में आपको ये झलक रहा होगा कि हाँ सरहुल, कर्मा, रोहिणी, ये सब सोहराई जो है ये सब में जैसे काफ़ी झलक रहा होगा कि ये सब में जो है नेचर की पूजा किया जा रहा है। सरहुल झारखंड का स्टेट ट्री है, साल वृक्ष बोलते हैं इसको। सूर्य रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा साल का वन, एशिया का सबसे बड़ा साल का वन सारंडा फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। रोहिणी को झारखंड का पहला पर्व बोला जाता है, यह बीज बोने का पर्व है। देखिए कुछ कुछ काम किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। लंबे समय से जो है ना इसके लोग जो है सरना धर्म को मानने वाले लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो सरना धर्म है उसके लिए एक अलग कोड लाया जाए, हम लोग को भी भाई एक नया धर्म जो है मानने का अधिकार दिया जाए। तो नवंबर 2020 में झारखंड जो गवर्नमेंट है यानी कि झारखंड बोलिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पास कर दिया था सरना धर्म कोड को। तो याद रखिएगा कब पास किया गया था, तो नवंबर 2020 में इसको पास किया गया था, लेकिन इसको सेंटर के द्वारा जैसे अप्रूव अभी तक नहीं किया गया है,
ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उनको एक सेपरेट जो है से रिलीजन मिल जाएगा, क्या, सरना धर्म, ठीक है, आदिवासी लोगों के लिए जो कि नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो सेंसस होता है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, ठीक है, जैन कितने हैं, ये सब जो है से आपको सेंसस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक न एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा अदर्स। क्या है अदर्स? यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस सब जो ऊपर में कुछ बोला धर्म उसको मानने वाले नहीं है, उनको अदर कैटेगरी में डाला जाता है। तो अदर कैटेगरी में लायन शेयर्स आपको आदिवासी लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो धर्म फॉलो कर रहे हैं, सरना धर्म फॉलो कर रहे हैं, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किए हैं। तो इसको भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ भाई, ठीक है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, इनको अलग धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। और पता है आजकल के पर्सपेक्टिव में एक चीज़ बोला जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो जैसे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, और जो मतलब पढ़े लिखे उतना नहीं है, अनपढ़ तो नहीं बोलूँगा, जो उतना पढ़े लिखे नहीं है वो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कैसे समझिएगा, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है से मतलब पढ़ लिख लेंगे, बड़ा बड़ा जो है से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है अगर बिजनेस बने या कुछ भी बन गए तो इन्वेस्टमेंट होगा, वन को काटा जाएगा, वहाँ प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, अलग चीज़ों को बर्बाद करके इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दिया जाएगा। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बेचारे गांव में रहेंगे, बेचारा नहीं बोल सकता हूँ, गांव में रहेंगे, वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, पेड़ लगाएंगे और इन्वायरमेंट को जो है से में योगदान देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो है से ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, इन कंपेरेटिव टू जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होता है, प्रोज एंड कॉन्स सबका होता है। मैप क्यों लिया गया है? बोकारो, बोकारो को देख लीजिएगा, ये रहा आपका बोकारो, ठीक है। ये जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का आसपास का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, धनबाद के साथ टच करता है, गिरिडीह के साथ है, हजारीबाग के साथ टच करता है, उसके बाद आपको रामगढ़ देखने को मिलेगा, और इधर इसका जो है वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। बोकारो का स्थापना कब हुआ था, भूल रहे हैं क्या? बीसीजी ट्रिक तो दिया गया था ना, बोकारो, उसके बाद सी से क्या था, चतरा, और जी से क्या था, गढ़वा, ठीक है, गिरिडीह नहीं था। ये तीनों का स्थापना 1991 में हुआ था। तो बोकारो के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, मैप में देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा लगता है। लुगुबुरु को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, तो डिटेल में डिस्कस कर दिया। लुगुबुरु कौन थे एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, कहाँ पे वह सिचुएटेड है, पहाड़, लुगुबुरु पहाड़। उसके बाद सरना धर्म के बारे में बहुत सारा चीज़ में डिस्कस कर दिया, क्या इनका सिचुएशन है, क्या इन लोग का डिमांड है, क्या यह कल्चर है, सब चीज़ डिटेल में डिस्कस हो चुका है। आई होप कि यार न्यूज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा फिल्म्स और मेंस में। देखिए अभी न्यूज में आया था कि जो 4th ग्रेड का जो नियुक्ति होता है उसमें 10वीं पास की नियुक्ति होगा। पहले क्या किया गया था ना, हो हल्ला काफ़ी ज़्यादा मचा था इस पर कि मेरिट के बेसिस पे कर देंगे, यानी कि जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको जो है इसको जॉब दे दिया जाएगा। तो उसको हटा दिया गया कि क्राइटेरिया अब नहीं होगा। अभी कैबिनेट का बैठक हुआ था चेयर्ड बाई हेमंत सोरेन, तो 13 प्रपोजल को जो है यहाँ पे मंजूरी दिया गया था। तो उसी में आ रहा था, तो आपको न्यूज मतलब ये न्यूज जो है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अभी कैबिनेट की बैठक हुआ था, जिसको चेयर कौन करते हैं, तो वह सीएम करते हैं। 3 नवंबर 2025 को तो 13 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना, जो कि शुरू हुआ था 2016 में, और इसको स्टार्ट किया गया था 125वां जो बर्थ एनिवर्सरी था बाबा साहब का, उस दिन इसको शुरुआत किया गया था। तो याद रखिए क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है, ठीक है, 2016 में शुरू हुआ था। अब देखिए क्या होगा इस स्कीम के अंतर्गत, अंडर बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना 100 जो है पक्का घर जो है दिया जाएगा, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में बोला जा रहा है कि झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में दिया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24। तो 24 × 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2400। तो 2400 आवास जो है देने का लक्ष्य इसमें रखा गया है कि हर एक जिला में 100 जो है पक्का घर देंगे। क्या मुझे और आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करेगा, ठीक है, आगे देखेंगे। इस स्कीम के तहत एक और काम किया गया है कि जो पहले 1.5 लाख रुपया और 1.3 लाख रुपया दिया जाता था, 1.3 लाख और 1.2 लाख रुपया दिया जाता था। किसको दिया जाता था? तो अगर नक्सल अफेक्टेड एरिया में है तो 1.3 लाख दिया जाता था, यानी कि 1,30,000, और अगर नक्सल अफेक्टेड एरिया नहीं है तो वहाँ पे 1.2 यानी कि 1,20,000 रुपया दिया जाता था इस स्कीम के तहत। लेकिन इसका जो अमाउंट है बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन जो है श्योर शॉर्ट बनेगा, इस योजना के तहत जो है पैसा को कितना किया गया है बढ़ाकर, तो 2 लाख रुपया कर दिया गया है।
ठीक ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक का बनेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, जो अंबेडकर आवास योजना है उसका लाभ किसको किसको मिलता है। तो एक विडो वुमेन, ठीक है, एक विधवा महिला जिसमें कोई मेल मुखिया नहीं होता है उसको दिया जाता है, और जिसका एज जैसे 30 साल हो चुका है उसी को इस योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। और मंथली इनकम 5,000 से कम होना चाहिए, तभी इसका जैसे लाभ उनको मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और भी इसमें कुछ क्राइटेरिया था, जैसे कि कहीं बाढ़ है आ गया, सूखा है, या कोई भी तूफान उफान से या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के चलते, या फिर बोले कि मैनमेड कैलेमिटी के चलते किसी को आवास नहीं है, कच्चे हाउस में अगर कोई महिला रह रही है तो उसको इस योजना के तहत आवास दे दिया जाता है, ठीक है। जगमोहन की अम्मा जी को जैसे दिया गया था, ठीक है, उस तरह से नहीं होगा, उस तरह से देखा जाता है ना। तो ये तो हो गया एक चीज, एक प्रपोजल को मंजूरी दिया गया। अब दूसरा देख लीजिएगा, ये जो बोला जा रहा था कि जो पेंशन दिया जाएगा, जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्कर्स हैं, ठीक है, टीचर्स लोग हैं, उनको पेंशन दिया जाएगा, और इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2016 से। ये चीज़ याद रखिएगा। कब से इसका कट ऑफ डेट लिया जा रहा है, तो 1 जनवरी 2016 से इसको जो है लागू किया जा रहा है। तो डेट आपसे पूछा जाएगा कब से, तो 1 जनवरी 2016 से, तो अब उन लोग को जो है पेंशन मिलेगा। कुछ और प्रपोजल में देख लीजिएगा आप लोग। ये जो खिलाड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है झारखंड में, जरा बताइएगा। तीन लोग को 35-35 लाख जो है से रुपया भी दिया गया था आवास निर्माण के लिए, और इनका बोला जा रहा है कि जो जमीन दिया गया है रांची में, उनका रजिस्ट्रेशन जो है से कर मुक्त होगा, ठीक है ना, उसमें पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। ये सब न्यूज आप लोग पढ़ लीजिएगा। और स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रूल्स का को भी जो है स्वीकृति दिया गया है ना, ठीक है, 2025। चिकित्सा सेवा में जो कर्मी लगे हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है से व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, और संस्थानों की स्थापना किया जाएगा। कुछ कुछ स्टैंडर्ड भी जो है से बनाया जाएगा, और कैसे उसको पालन करना है इस सब का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए कुरिकुलम और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ये सब देख लीजिए, कुरिकुलम बनाया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था हेल्थ को लेकर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़े होंगे, 2015 से 30 तक टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग को अचीव करना है। तो थर्ड गोल जो है हेल्थ से रिलेटेड है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी, ये सब टॉप 5 गोल्स याद रखिएगा। यहाँ से भी न्यूज बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है, ठीक ना, कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, इसका 236 करोड़ 20 लाख 81 हज़ार जो है रुपए की इस योजना है, ठीक है। मांडर और चानो प्रखंड में 14 गांवों को यह जो है सिंचाई के सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो याद रखिएगा, पूछेगा कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिले का है, तो यह रांची का है, ठीक है, चानो प्रखंड में, डायरेक्ट प्रखंड ही पूछा जा सकता है। अब ये जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर से वो विधायक हैं, ठीक है, तो उनके पहल पर जो है इसको जो है मतलब बोलिए कि ये जो सिंचाई योजना था उसको जो है मुहर लगाया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो सब कुछ कैबिनेट का फैसला था, देख लीजिएगा। जिस जिस पॉइंट को मैं डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी न्यूज में तो सब कुछ आता है, सब आपके लिए नहीं रहता है। अब ये न्यूज ना बार बार आ रहा था, ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया में फंसे मजदूर जो है बोला जा रहा है कि 88 मजदूर जो है वहाँ पे फंस गए थे, ठीक है, बहुत दिन से उनको पैसा नहीं मिल रहा था तो फंस गए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट के पहल पर अब जैसे इनको जैसे यहाँ पे झारखंड भेज दिया गया है। यहाँ पे चंपई सोरेन को बोला जा रहा था कि सीएम बनाया गया था, ठीक है, चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया था, तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं है। हेमंत दादा बोल रहे हैं भाई फर्क तो पड़ता है, अगर किसी आदमी के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं तो दर्द तो हो रहा है, इनको भी दर्द हो रहा होगा। अभी घाटशिला में उपचुनाव है, पता होगा 11 नवंबर को यह चुनाव होने वाला है, और यहाँ पे जो जेएमएम है और बीजेपी के बीच में सीधा टक्कर है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण माना के काम करेंगी जेएलकेएम पार्टी, ठीक है। तो त्रिकोणीय संघर्ष आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ का भी रिजल्ट, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, झारखंड में जो चंपई सोरेन है वह किस नंबर के मुख्यमंत्री थे, किस नंबर के मुख्यमंत्री थे, मतलब जो है मुख्यमंत्री के झारखंड में कितने चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ये लास्ट थे, डिटेल में डिस्कस किया था, बताइएगा किस नंबर के सीएम है।
अब देखते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज़। झांसा एक न्यूज में था, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा, न्यूज में आ रहा था हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, इसी रिलेटेड ये न्यूज है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान में अपार सफलताओं के लिए राज्य के जो 14 पुलिस ऑफिसर्स थे उनको राष्ट्रपति पदक दिया गया है ना, याद रखिएगा कितने को दिया गया है, 14 को, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्ट ऑफ इंटरव्यू एक बुक है जो कि सुनील बंसल के द्वारा यह लिखित है। नीले आकाश का सच एक बुक है जो कि अमरेंदु कुमार के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी झारखंड जर्नलिज्म अवार्ड समारोह हुआ था झारखंड में, तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया श्रीनिवास को, ठीक है, 51,000 रुपया पुरस्कार इनको पुरस्कार के रूप में दिया गया है। तो वहीं पे एक पुस्तक है आर्ट ऑफ इंटरव्यू, उसका लोकार्पण किया गया था, और अमरेंदु कुमार का बुक है नीले आकाश का सच, उसके बारे में चर्चा हुआ था, जिसके चलते यह 2 बुक जो है न्यूज में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया था जर्नलिज्म अवार्ड समारोह में, देख लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट में डिस्कस कर दिया, श्रीनिवास को दिया गया है। उसके बाद बेस्ट रिपोर्टिंग प्रिंट में शकील अख्तर को दिया गया है। बेस्ट रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक में राजकुमार सिंह जी को दिया गया है। बेस्ट फोटोग्राफी में मानिक बोस को दिया गया है। बेस्ट वीडियो जर्नलिस्ट का अवार्ड राकेश तिवारी को दिया गया है। और हरिनारायण सिंह उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान गौरी रानी को दिया गया है, 11,000 रुपये इसमें दिया गया है। एकमात्र ये फीमेल पर्सनालिटी है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो अगले स्लाइड में पूरा डाल दिया जाएगा, ठीक है। हरिनारायण सिंह उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान गौरी रानी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रीनिवास, 2 तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिएगा, 8वीं झारखंड राज्य जूनियर सेपक टाकरा चैंपियनशिप रांची में इसका आयोजन हुआ, तो उसमें ओवरऑल चैंपियन जो है से रांची रहा और दूसरा स्थान देवघर का रहा। राज्य स्केटिंग प्रतियोगिता 2025 में हुआ रांची में, तो उसमें चैंपियन रांची रहा, ठीक है। 18, 14, 11, 43 मेडल के साथ ये टॉपर रहा। ये जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का संख्या है रेस्पेक्टिवली। धनबाद 36 मेडल के साथ सेकंड स्थान पे और हजारीबाग 35 मेडल के साथ थर्ड स्थान पे रहा। किसमें, तो राज्य स्केटिंग प्रतियोगिता, ठीक है। तृतीय राष्ट्रीय जूनियर सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता जो कि जयपुर में संपन्न हुआ, उसमें झारखंड जो है से झारखंड में बालक टीम जो है स्वर्ण पदक जीता। गुजरात को 20-5 से हराया गया, ठीक है, यानी कि 20 अंक था झारखंड का और गुजरात का 5 रहा। बालिका टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, 16-11 से दिल्ली को हराया गया था। बोड़ियों का एक मदन मोहन मंदिर है ना, याद रखिएगा, बोड़ियों का मदन मोहन मंदिर अभी निर्माण आ रहा था। ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तभी आपको पता होगा, देव उठानी त्यौहार चला था तो इस चलते बहुत ज़्यादा न्यूज में था। 1665 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा। ये रांची में देखने को मिलेगा यह टेम्पल, ठीक है। चलिए, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता ईटानगर में संपन्न हुआ, मुझे जाना चाहिए था देखने इसको। तो झारखंड जो है 3 पदक जीता, रजत 1 था और कांस्य 2 था, तो इसके साथ जो है यह इवेंट समाप्त हुआ। 69th राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता ईटानगर में संपन्न हुआ। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पहला न्यूज आ रहा है इसरो के गलियारे से। तो इसरो के द्वारा जो है से एक इतिहास रचा गया है, बहुत ही भारी एक उपग्रह था, उसको जो है से लॉन्च कर दिया गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, 4,410 जो है किलोग्राम का यह उपग्रह था। 15 साल तक जो है से यह सेवा अपनी देगा। नाम इसका क्या है जरा देख लीजिएगा, उपग्रह का नाम है CM3, ठीक है, CM3 उपग्रह है। और इसकी क्या क्या विशेषता है समझिएगा। तो 2 नवंबर 2025 को जो है से ये जो है से ऐतिहासिक काम हुआ था, और इसको LVM3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल होता है ना, ये होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5, तो उसी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया जिसको बाहुबली बोला जाता है। और देखिए, बाहुबली जो है कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ठीक है, जो कि इसरो के द्वारा दिया गया है। ये जो है से न्यूज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत भारी उपग्रह है, काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, इसलिए इसको बाहुबली का नाम दे दिया गया है। तो ऐसे कोई ऑफिशियल नहीं जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। तो LVM M5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, किसको, CM3 जो है उपग्रह उसको। ये जो है अब तक का सबसे भारी जो है संचार उपग्रह है, यानी कि कम्युनिकेशन से चला था, इसके बारे में याद रखिएगा। वजन यहाँ पे बता दिया, और जो भू स्थिर स्थानांतरण कक्ष होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया। भारत और जो आसपास के जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें यह सेवा प्रदान करेगा।
और भारतीय नौसेना के लिए जो है से मुख्य रूप से समुद्री संचार, जहाज़ों, विमानों और द्वीपों की बेहतर और रियल टाइम कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे बाहुबली के बारे में बोला गया है, जो LVM-M3 था उसके बारे में कि 4.4 जो है से आपको 4400 किलोग्राम का यह रॉकेट है, इसलिए इसको बाहुबली बोला जाता है, कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, CM-03 जो सेटेलाइट है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो ये जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था ना, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको किया गया था लॉन्च। अभी आपसे पूछा जा सकता है किससे किया गया, क्यों है, किसको हेल्प करेगा, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। इसरो यहाँ पे न्यूज आया है, तो इसके न्यूज में आया है तो देख लीजिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वी नारायण वर्तमान में इसको इसरो के चेयरमैन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो है। ओके, तो न्यूज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है से अभी चिल्ला रहे हैं, ठीक है, अभी इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, तो आप जो है कुछ ऐसा काम करेंगे जो इनको नोबेल पीस प्राइज की ओर निकट लेके जाएगा। देखिए, अभी यही काम हो रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो जैसे चिंता जाहिर किए हैं, क्यों भाई, बोल रहे हैं कि जो चीन है और पाकिस्तान है, वह चुपके चुपके जैसे परमाणु हथियार परीक्षण यह कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि मेरा इस पर बहुत अच्छे से नजर है, बगुला की तरह ध्यान लगाकर मैं देख रहा हूँ, कुछ देर में तुरंत आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे परीक्षण हो रहा है, ये भी बोला गया था। देखिए, सब कंसर्न का कारण होता है कि अगर कोई परमाणु परीक्षण करता है या फिर कोई नया कंट्री है जो कि परमाणु संपन्न देश बनता है, तो यह मैनकाइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, समझिएगा। तो बोला जा रहा था, कुछ न्यूज में आ रहा था कि चाइना जैसे पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था 1964 में, ठीक है, सिप्री के द्वारा बोला गया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान 1998 में किए थे, पाकिस्तान आया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और सिप्री जैसे चिंता जाहिर किया गया है कि जो इस तरह से न्यूक्लियर आप टेस्ट कर रहे हैं, वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, अब देखिए, होता क्या है ना कि मेरे पास भी बंदूक है, आपके पास भी बंदूक है, अगर थोड़ा बहुत आनाकानी हुआ, मुझे गुस्सा आया, फिर आपको गुस्सा आया, आपने मुझे शूट कर दिया, या फिर मुझे गुस्सा आया, मैं आपको शूट कर दिया, तो परमाणु जो है से बम जो है से काफ़ी ज़्यादा जो है से यह हानिकारक होता है। इसका इम्पैक्ट अभी भी जापान में देखने को मिला है, आपको पता होगा 1945 में जो है से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, जिसके चलते अभी भी जो है से वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, लंगड़े लुल्ले बच्चे अभी भी जो है से वहाँ पे जम लेते हैं, तो काफ़ी यह इम्पैक्ट करता है। चेरनोबिल डिजास्टर का नाम भी आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे जो है से कुत्ता जो है ना से पूरा एकदम नीला कलर का हो गया था, क्योंकि उस एरिया में रहता था, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सब अगर एक्टिविटी होता है तो अगर परमाणु संपन्न देश रहेंगे, गुस्सा किसी को आएगा तुरंत किसी मैटर पे, तो छोटे छोटे बातों पर या फिर बड़े बड़े मैटर में भी जैसे परमाणु बम फेंक देंगे। और एक बार अगर परमाणु बम अगर फेंक दिया तो आपको पता होगा, मैं आपका दोस्त हूँ, आप भी मेरे दोस्त हैं, आपका भी दोस्त कोई और होगा, तो मुझे कोई मारेगा तो सब आपस में आ जाएंगे मुझे हेल्प करने के लिए, तो सब जो है पूरा वर्ल्ड लड़ जाएगा और आपस में ही कट के मर जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये पूरा मैनकाइंड के लिए खतरा है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे बोला गया था, यह सिप्री का रिपोर्ट है, यहाँ पे लेटेस्ट 2025 का, कि परमाणु बम रूस के पास जो है सबसे अधिक देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, 5459 है। अमेरिका के पास 5177 है। चीन, डेटा आप लोग याद नहीं रखना है, रूस का याद रखिएगा सबसे अधिक है। ये सब कुछ आप अगर कहीं पे आर्टिकल्स लिखिएगा ना, कहीं पे क्वेश्चन आंसर कहीं पे लिखिएगा, तो ये सब डेटा आपके पास रहेगा तो सब हेल्प करेगा आपको लिखने में। ठीक है, नॉलेज नहीं रहेगा कोई चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप अच्छा से अच्छा आंसर नहीं कर पाइएगा। देख लीजिएगा, रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, उसके बाद अमेरिका है, चीन आता है, फ्रांस है, यूके है, भारत भी पीछे नहीं है 180, और पाकिस्तान बोलता है कि तू डाल तो मैं पात। ठीक है, मैं भी पीछे क्यों रहूँ, मैं भी पीछे पकड़ कर पूंछ पकड़ कर चलता है पाकिस्तान। तो 170 जो है परमाणु हथियार इसके पास भी है, और इजराइल भी है, इसके पास भी 90 देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा परीक्षण जो है से अमेरिका किया है अब तक। ठीक है, 10,030, 715 रूस के द्वारा किया गया है, फ्रांस के द्वारा, ये सब जो है से अलग अलग रिपोर्ट जो है से आ रहा था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनेगा कि 2020 से लेकर 24 तक का डेटा यह आया था कि सबसे अधिक विश्व में आर्म इंपोर्टर कौन है।
तो अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था, रसिया यूक्रेन, याद रखने में दिक्कत नहीं होगा कि यूक्रेन जो है टॉप पे है। तो आर इम्पोर्टर कहने का मतलब है कि सबसे अधिक हथियार जो है कौन मंगाता है अपने देश में, तो सबसे टॉप पे अभी यूक्रेन है। और सेकेंड स्थान पे हमारा भाई इंडिया है। कौन है? इंडिया सेकेंड स्थान पे है आर्म इंपोर्ट करने में। क्यों? क्योंकि हमारा चाइना के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है, और पाकिस्तान के साथ तो वो लंगोटिया यार है, उसका तो उसके साथ तो अलग ही यार आना चलता रहता है हमेशा से। तो हम लोग को भी आर्म इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। और रसिया यूक्रेन वार बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उसके चलते यूक्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा हथियार जो है से इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगा, ये तो यूक्रेन है सबसे अधिक मंगा रहा है, लेकिन मंगा कहाँ से रहा है? तो वह यूएसए से मंगा रहा है। समझ रहे हैं? तो समझ लीजिएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प का यह बदतमीज, यूएस हमेशा से नहीं बदतमीजी करते रहता है लोगों को, तो जैसे ये चाहता है कि आपस में लड़ते रहें, क्योंकि लड़ते रहेंगे तो इसका जो है बेनिफिट होते हुए नजर आता है। बहुत ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करता है और अलग अलग तरीके से जो है इसको हेल्प होता है। तो थोड़ा सा डेटा आप लोग याद रखिएगा। विश्व में टोटल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। यहाँ पे अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, चीन, उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 8 ही है ना। एक इजराइल यहाँ पे होगा, इजराइल को भी काउंट कर लीजिएगा। तो विश्व में 9 ऐसे देश हैं, यानी कि परमाणु संपन्न देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। तो देख लीजिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा था। अभी कुछ और न्यूज में आने वाला है, तो और कुछ ऐड करूंगा शॉर्ट न्यूज में। देखिए, जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोला जा रहा है, इसका की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिएगा, 6 मई 1966 को जैसे इसको स्टेब्लिश किया गया था स्वीडिश पार्लियामेंट के द्वारा। स्वीडन एक कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसका कैपिटल आपको स्टॉकहोम देखने को मिलेगा। तो सिक्री जैसे कंट्रीब्यूट करता है, जो कि प्री कंडीशंस फॉर स्टेबल पीस एंड पीसफुल रिजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये कोशिश ये करता है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो, मिलकर बैठकर बात कर लें और समस्या को अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से इसको जैसे सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस होता है, कंट्रीब्यूट करता है। रिसर्च करता है सिक्योरिटी, कन्फ्लिक्ट, पीस, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट कहने का मतलब होता है कि आपके पास हथियार है तो हथियार आप त्याग दीजिए। बोला जाता है कि जितने भी न्यूक्लियर संपन्न देश हैं वो सब जैसे परमाणु हथियार को धीरे धीरे अपना खत्म कर ले, क्योंकि आपको पता होगा ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर सैंक्शन लगाया गया, तो बेचारा यह दब गया। दूसरा देश रहता तो यह दबता नहीं, लेकिन ईरान जो है दब गया, क्योंकि उतना ज़्यादा यह जो है आपको पावरफुल कंट्री देखने को नहीं मिलेगा। तो सिक्योरिटी है, कहीं कन्फ्लिक्ट है, पीस कराने में, आर्म कंट्रोल करने में, इस सब में जो है यह हेल्प करता है सिप्री। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ये प्रमोट करता है, या अपने रिपोर्ट के थ्रू, रिपोर्ट जब आता है तब ये बताता है, जैसे कभी मैं बताया कि सबसे अधिक आर्म इंपोर्ट कर रहा है यूक्रेन। ठीक है, तो लोग यूक्रेन पर दबाव बनाएंगे कि भाई क्यों इतना हथियार ला रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कोशिश किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कि इन लोग का लड़ाई जो है खत्म हो सके। इससे रिपोर्ट आता है तो कुछ कुछ जैसे इसका रिपरकशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिप्री के बारे में याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा फुल फॉर्म है। स्पोर्ट्स से क्लियर से एक न्यूज आ रहा है, 3rd एशियन यूथ गेम्स जो कि मनामा बहरीन में हुआ अक्टूबर 2025 में, तो वहाँ से निकल कर आ रहा है। तो 3rd जो एशियन गेम्स हुआ, इसमें जो है इंडिया का हिस्टोरिकल जो है परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल 6 रैंक हम लोग लेकर आए मेडल टैली में, और टोटल मेडल कितना जीता गया? तो 48 मेडल जीता गया। ठीक है, तो याद आएगा ना, झारखंड में 48 मजदूरों को लाया गया था ट्यूनिसिया से, उतना ही मेडल 3rd एशियन गेम्स में जीता गया। ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सा। चाइना, अगर कोई एशिया में कोई अगर गेम हो रहा है ना, तो उसमें अगर चाइना है तो टॉप पे जो है ये चाइना आपको देखने को जरूर मिलेगा। बहुत कम चांस होता है कि इंडिया या फिर अदर कंट्री जो है टॉप पे नजर आएंगे। चाइना जो है नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है जनसंख्या नहीं है चाइना का, ये जो है यहाँ का रिसोर्स है। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छे से इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। छोटे मतलब बच्चे जब होते हैं यहाँ से तभी से दिया जाता है, जब 5 साल 6 साल हो जाते हैं तभी से इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि चाइना काफ़ी ज़्यादा मेडल लेकर आता है। ओलंपिक में जो है आपको देखने को मिलेगा कि सबसे अधिक मेडल चाइना जीत रहा है। भारत 6ठा स्थान पर रहा। तो 2 पॉइंट से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवरऑल रैंक इंडिया का कितना रहा, तो 6 रहा। ओवरऑल मेडल 48 है। गोल्ड की संख्या तो आपको भूलना नहीं है भाई, 13 गोल्ड जीता गया था, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। 6 पोजीशन ओवरऑल रहा। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो ये मनामा बहरीन में हुआ, 6ठा रैंक रहा था। तो न्यूज आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स से क्लियर से निकल कर आ रहा है।
पैराशूटिंग विश्व कप जो कि दुबई में भी हुआ था, 10 मीटर एयर राइफल में SH1 एक स्पर्धा होता है, उसमें स्वर्ण पदक जीता गया ओनी लेखरा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका गेम क्या है, तो ये जो है से पैराशूटर है। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है, पैरा एथलीट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, फीमेल्स हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है 10 मीटर इवेंट में, ये भी याद रखिएगा। पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीतकर कार्लोस अलकराज को हराकर जो यानिस सिनेर हैं, वो जो है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अभी हाल में बने हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और ये यानिस सिनेर जो है से इटली के हैं, इनके पास 4 ग्रैंड स्लैम है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। एक चीज़ याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना जो अंतिम बार अपना जो मतलब गेम खेले थे वो पेरिस मास्टर ही था, तो इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो है रिटायरमेंट की घोषणा यह कर दिए हैं। ठीक है, संन्यास लिए हैं। एशियन गेम्स 2026 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं 2018 2022 में, और 2 ग्रैंड स्लैम भी ये जीते हैं ना, याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में डाला हुआ है कि जो एशियन गेम्स आगामी होगा 2026 में, वो जापान के नेगोया में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयंत नार्लिकर को विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, विज्ञान रत्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो है बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दिए थे ना, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। कुछ रिलेटेड न्यूज देख लीजिएगा। इसके साथ साथ 8 विज्ञान श्री और 14 विज्ञान युवा पुरस्कारों को भी घोषणा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि विज्ञान श्री पुरस्कार इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया, तो 8 को। विज्ञान युवा पुरस्कार किसने को दिया गया, तो 14 को। विज्ञान रत्न किनको दिया गया, तो जयंत नार्लिकर को, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है। एक भटनागर पुरस्कार है, याद रखिएगा, वो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। लास्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारतीय महिला टीम है उसने अपना पहला ओडीआई विश्व कप किस वर्ष खेला था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1978 है ना। तो उसमें सेकंड जो है एडिशन देखने को मिलेगा। उसमें भारतीय जो है महिला टीम पहली बार पार्टिसिपेट की थी, और कैप्टन थी डायना एल्डूजी। तो कैप्टन कौन थी, भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। 1978 में पहली बार जैसे महिला विश्व कप खेली थी, इंडियन टीम के बारे में बात किया जा रहा है। और 1973 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को। 2025 में भारत जीता, आपको पता होगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल हुआ था, साउथ अफ्रीका को हम लोग हराए थे। ठीक है, अब देख लीजिएगा, ये रहा पूरा इतिहास। 1973 में इस वर्ल्ड कप को जीता गया इंग्लैंड के द्वारा। बाकी अलग अलग टाइम में, सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक बार इस इवेंट को जीता है, 7 बार। तो भी देख लीजिएगा, थाला पूरा रीजन हो गया यहाँ भी। 2024 में न्यूजीलैंड जीता था, अभी 2025 में इंडिया जीता है। ठीक है, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, आगे बता दिया था। ठीक है, 2025 में इंडिया विनर है इसका। तो कुछ हिस्ट्री है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे अधिक 7 बार ऑस्ट्रेलिया, इसी को तो फाइनल में हराकर हम लोग, मतलब सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंचे थे। इंडिया 2025 पहली बार, इंग्लैंड 1978 पहली बार वर्ल्ड कप हम लोग खेले थे। 2005 और 2017 में भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हम लोग हार गए थे। चलिए, अब एट द 11th आवर में मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का विनर का देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1975 से यह शुरू हुआ था, और 1979 तो फर्स्ट 2 एडिशन का विनर वेस्ट इंडीज था। वेस्ट इंडीज जो है ना, पहले काफ़ी जो है से ये मजबूत टीम थी। थर्ड जो है से इंडिया ही जीता गया। और इंटरेस्टिंग है कि 1983 में हम लोग जो जीते थे, वो जो है से वेस्ट इंडीज को ही हरा कर जीते थे। तो समझ सकते हैं कि वेस्ट इंडीज का क्या हो रहा था उस समय। तो इसमें भी सबसे अधिक जो है से ऑस्ट्रेलिया ही जीता है वर्ल्ड कप, देख लीजिएगा। 23 में भी ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहा, क्योंकि वर्ल्ड कप पर पैर रख दिया गया था, जिसके चलते काफ़ी न्यूज में था। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, अगला वर्ल्ड कप 2027 में होगा। मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये था बोनस आपके साथ, एट द 11th आवर में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। और फीमेल का देखिए, जो वर्ल्ड कप है ना, आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको लगातार देखने को नहीं मिल रहा होगा। 2005, 9, फिर 13, 17, फिर 22, फिर 24, आगे देखिएगा तो 73 में हुआ, फिर 78 में हुआ, फिर 82 में हुआ, फिर 88 में हुआ। रेगुलर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इन लोगों को फंडिंग जैसा नहीं मिल पाता है। मेल्स वाला टीम पे तो हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन फीमेल्स वाला पे उतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो रेगुलर इवेंट आपको देखने को यह नहीं मिला है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आज का क्वेश्चन है जो कि जेपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 में पूछा गया 2023 में। क्वेश्चन है, दामिनी कोह का संबंध किससे है? गुजरात के कोली से, भील से, सतारा विद्रोह से, या फिर संथाल से? डिटेल बताइएगा। दामिनी कोह तो आप लोग ऐसे बता दीजिएगा, दामिनी कोह आखिर है क्या, कहाँ पे लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, क्या दामिनी कोह शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी कुछ होता है क्या?
जरा सारा चीज़ बताइएगा, नेक्स्ट डे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का फ्रूटफुल डिस्कशन। कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा। कुछ और चेंज लेक्चर में चाहते हैं तो बताइएगा, और धीरे धीरे मैं इसको और भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे उसको ऐड करने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। मेहनत आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन भी प्रॉपर करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, और जब तक आप लोग कोई चीज़ पा नहीं लेते हैं तब तक आपको दम नहीं लेना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना करते क्या हैं कि मान लेते हैं कि 1 साल 2 साल तैयारी कर लेते हैं, 3 साल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं। छोड़िए मत, बस 3 साल आपने कर लिया, 1 या 2 साल आपका और लगने वाला है, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ये चीज़ आप लोग मत देखिएगा कि सिर्फ झारखंड पर डिपेंड रहिएगा, सिर्फ झारखंड डिपेंड मत रहिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एक चीज़ पर डिपेंड रहो, लेकिन नहीं, आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए। जो आजकल जो जो मतलब बन रहा है सिचुएशन, उस ऑप्शन बी भी होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए पर रहेगा कि नहीं हमको ले ही लेना है, तो हो क्या रहा है कि बहुत सारा एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, टाइम पे एग्जाम हो नहीं रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप लोग हर एक चीज़ स्टेट के साथ साथ सेंट्रल एग्जाम पर भी फोकस जरूर कीजिएगा, ऑप्शन भी जरूर रखिए, ठीक है। लोगों को बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है कि हमको जेपीएससी क्रैक करना है तो करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन एक अपने पास हाथ में एक जॉब ले लीजिए, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट का हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। पीडीएफ जल्दी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और पीडीएफ जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो इमेज लेता हूँ, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है से आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।